गाइस, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। भाई हम सब जानते हैं कि ईथर क्या होता है। ईथर होता है ROR-। इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस, जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाएं, ठीक है। दूसरा केस, जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं। भाई सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा हेटेरो सिस्टम है, ठीक है ना। अब हमें तो सिर्फ इतना देखना है कौन एल्कोक्सी बनेगा कौन पीसीसी बनेगा। जस्ट इमेजिन कि ये पार्ट आपका एल्कोक्सी बन जाता है, ये पार्ट आपका क्या बन जाता है, एल्कोक्सी बन जाता है। तो फिर डेफिनेटली फिर इस पार्ट को हमें क्या बनाना पड़ेगा या क्या देखना पड़ेगा इस पार्ट के लिए हमें कि भाई तुम हमारे लिए पेरेंट कार्बन चेन हो, पेरेंट कार्बन चेन हो। तो भाई ओपन टाइप कंपाउंड के लिए फॉर ओपन टाइप कंपाउंड के लिए मैं आपको बताता हूं नाम इसका कैसे लिखा जाएगा। तो ओपन टाइप कंपाउंड के लिए नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी, एल्क, एन, इन या फिर आइन, ठीक है। और साइक्लिक के लिए नाम इसका कैसे लिखा जाता है, साइक्लिक के लिए एल्कोक्सी नहीं लिखते, साइक्लिक के लिए लिखते हैं इपॉक्सी, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इपॉक्सी, एल्कीन या एल्कीन या फिर एल्काइन। तो इस तरह से फॉर्मेट दिया गया है आप लोगों को ईथर के IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। तो इतनी सी डिटेल काफ़ी है ईथर जैसे फंक्शनल ग्रुप के या ईथर जैसे कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए, चाहे वो ओपन चेन का हो चाहे वो साइक्लिक का हो। बस दो ही बातें याद रखनी है कि ओपन चेन के लिए एल्कोक्सी वाला सिस्टम यूज़ करेंगे और साइक्लिक के लिए इपॉक्सी यूज़ करेंगे। बाकी एल्केनीनाइन सेम होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं बेंजीन, और बेंजीन के ही अप्रोच से, बेंजीन की अप्रोच से हम बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन जो है सबसे बेटर कंपाउंड माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बेंजीन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बेंजीन के अगर फॉर्मूले पर बात की जाए तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होती है और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं बेंजीन की तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही दिखा रहा हूं मैं बेंजीन का, क्योंकि मुझे अभी रेजोनेंस के फिनोमिनन पर बात नहीं करनी है, ठीक है। मुझे सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर पर बात करनी है। तो मैं हाइब्रिड से ही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज द C6H6, ये है बेंजीन आपका। अब अगर मैं कहता हूँ कि C6H6 है, हम एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, C6H5। इस C6H5 को अगर मैं ड्रॉ करके देखूं तो किसी भी एक कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन 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 यहां से एलिमिनेट हुआ होगा। तो अब ये आ गई फ्री वैलेंसी। तो अगर ये आपका बेंजीन था तो अब हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद ये जो चीज आपके सामने निकल कर आई है दैट इज नोन एज फिनाइल रिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज फिनाइल, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग पीएच भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग पीएच भी कह सकते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि जो बेंजीन है, ये जो नाम है, ये नाम यूज होता है एज अ सफिक्स। दिस इज यूज एज सफिक्स, दिस इज यूज्ड एज सफिक्स नेम,
फिर हम बात करते हैं आप फिनाइल की। तो भाई जो फिनाइल नेम है इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स नेम, इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स नेम, ठीक है। तो बेंजीन हो गया सफिक्स नेम और फिनाइल हो गया आपका प्रीफिक्स नेम। अब हम देखते हैं और आगे की कहानी। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के बाद आता है टॉलुइन, ठीक है, बेंजीन के बाद आता है टॉलुइन, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बेंजीन की फॉर्मेट में, ठीक है। तो सबसे पहले बेंजीन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन है यहां पर, और जिस हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया गया था उसकी फ्री वैलेंसी पर अगर मैं COOH लिख दूं तो भाई इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक और तरीके से भी इसका नाम लिख सकता हूं, बेंजेनोइक एसिड। ये भी लिखा जा सकता है। एरोमेटिक है तो भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आप एज अ सफिक्स नेम यूज कर लो या फिर ओइक एसिड एज अ सफिक्स नेम यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ मिनट, ऐसे ही एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर बेंजीन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीफिक्स वर्ड है नाइट्रो और सफिक्स वर्ड है बेंजीन। ये क्या है बेटा आपका? प्रीफिक्स। ये क्या है आपका? सफिक्स। हाँ, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में। मान लो कि यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो भाई ऑर्थो बेटा पैरा ये सारी कंडीशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप नंबर देख लीजिए 1 2 3। भाई अपन इसको क्या बोलेंगे? 1,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरोबेंजीन। तो भाई ये 1,3 डाइक्लोरो तुम्हारे लिए क्या है? भाई सब्स्टिट्यूएंट था तो तुमने इसका प्रीफिक्स वर्ड यूज कर लिया। ये बेंजीन तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारे लिए मेन कंपाउंड था तो तुम इसका सफिक्स वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से भी हम नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्लोरीनॉल लगा होता तो मैं इसको लिखता 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो हो जाता। क्लोरीन की जगह पर मान लीजिए 3 जगह NO2 लगा देते, ट्राई नाइट्रो हो जाता, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसका पहले लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बाद में लिखेंगे एज अ सफिक्स के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं और आगे की कहानी की। तो बेंजीन की जो और वैरायटीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास इस वक्त टॉलुइन है, मैं बेंजीन के बारे में बात नहीं करना चाहता, अब मैं बात करना चाहता हूँ टॉलुइन के बारे में, ठीक है। भाई टॉलुइन क्या होता है? सीधी सिंपल सी बात है, C6H5CH3, दिस इज माई टॉलुइन। यानी कि क्या कि मेरी जो रिंग है उस रिंग से मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये मेरा टॉलुइन है। अब आप खुद सोचो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। भाई मेरे पास है टॉलुइन, ठीक है, CH3। मैंने क्या किया कि ये जो कार्बन है पहले आइडेंटिफाई किया कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है। मैंने इसी sp3 हाइब्रिड कार्बन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, ठीक है, एलिमिनेट किया। कहां से? फ्रॉम sp3 हाइब्रिड कार्बन।
भाई एलिमिनेट किया, मेरे पास एक कंडीशन आई जिसमें मैंने देखा कि जो मेरी रिंग है उस रिंग पर अब CH3 नहीं, अब सिर्फ CH2 है और एक फ्री वैलेंसी अवेलेबल है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेंजिल। ठीक है, बेंजिल। अब फिर से मैंने यहां से एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, एक हाइड्रोजन और एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, पहले एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया था, अब एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट किया। अब मेरे पास सिचुएशन आई जनरेट, ये मेरी रिंग है, दिस इज माय CH, फ्री वैलेंसी, अब 2 फ्री वैलेंसी हो गई भाई, इसका नाम है बेंजल, सॉरी बेंजल। ठीक है, ये बेंजल है, वो बेंजल है। मैंने फिर से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, फिर से मेरी रिंग आई और उस पर मैं देख रहा हूं कि अब जो कार्बन है वो 3 तरफ से फ्री वैलेंस्ड है, लेफ्ट राइट और टॉप साइड से। भाई ये कंडीशन है मेरे बेंजो की, ये कंडीशन है मेरे बेंजो की। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको देखनी है यहां पर। इस तरीके से मैं 1 वैलेंसी फ्री, 2 वैलेंसी फ्री और 3 वैलेंसी फ्री को लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैं बेंजिल यहां पर कुछ लगा देता हूं, ठीक है, कुछ भी ग्रुप लगा देता हूं, लाइक क्लोरीन लगा दिया मैंने। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? बेंजिल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजिल। ठीक है, वहां लगा दिया क्लोरीन, वहां लगा दिया क्लोरीन, तो इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, कुछ भी यहां पर अब अटैच किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहें तो एल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, आप चाहें फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा सिंपल सा यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर आप चाहो तो अपना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ये वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जनरली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच्ड दिखाई देंगे। ये सिलेक्टेड हैं और जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर और ऑप्शन A, B, C, D में से चूज करके बताइए कि सही IUPAC नेम क्या होगा। इन केस के उस दिए गए स्ट्रक्चर में अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, या तो वो आपको आइसोप्रोपाइल दिखाई देगा या सेकेंडरी ब्यूटाइल दिखाई देगा, नियोपेंटाइल दिखाई देगा, टर्शरी ब्यूटाइल दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई दिए या तो फिर इनमें से कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ये मीथॉक्सी है, ये इथॉक्सी है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ये क्लोरोमिथाइल है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी इथाइल है, ये फॉर्माइल मिथाइल है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे ये सब। ठीक है, तो मैं आपको इन सब के नाम लिखवा देता हूँ। ये क्या है भाई, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये है OR टाइप का। क्या है भाई? OR बोले तो क्या? एल्कोक्सी। ये R की जगह पर ही तो हम लोगों ने CH3 लिख रखा है। भाई इस कंपाउंड का नाम क्या है? सॉरी, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथॉक्सी। ठीक है, सिमिलरली ये भी OR का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर C2H5 ने R की जगह ले रखी है। भाई इसका नाम क्या है? इथॉक्सी। ठीक है, फिर आगे की कहानी, फिर हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल की। ये जो है C2H5OH जिसमें कार्बन से फ्री वैलेंसी दिख रही है आपको, ये है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, देन फिर और आगे की कहानी, ये है आपका क्लोरोमिथाइल। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोक्सी इथाइल। ये सब नाम है, याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये क्या है आपका? फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, दिस इज योर फॉर्माइल मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं इथाइल, 2 कार्बन है ना। फॉर्माइल
इथाइल। सिमिलरली दिस इज योर इथाइल कीटो, 2 कार्बन है, ठीक है, इथाइल कीटो। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी है, जब मैं आपको एफएमएस ऑर्डर पढ़ा रहा था, ठीक है, तो एफ का मतलब तो फंक्शनल ग्रुप होता है, एम का मतलब मल्टीपल बॉन्ड होता है, और एस का मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता है। जरा फोकस करो ये एस पर। तो भाई मैंने स्टार्ट कैसे किया था एस, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक मल्टीपल बॉन्ड आ गया था। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, आर यानी कि एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, हैलोजेंस। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, NO2। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, OR। तो भाई ये जो R है ये क्या है आपका, एल्काइल होता है। ये क्या है बेटा आपका, हेलो। हेलो में भाई कौन सा लगा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है। ये क्या है बेटा आपका, नाइट्रो। और ये क्या है आपका, एल्कोक्सी, ठीक है, ये क्या है आपका, एल्कोक्सी। तो ये सब आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो वर्ड लिखा है ना स्पाइरो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप लोग सीख लीजिए स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब है जब 2 रिंग्स एक दूसरे पर डिफ्यूज हो जाएं, या 2 रिंग्स एक ऐसे कॉमन कार्बन पर डिफ्यूज हो जाएं जिससे आपको एक ऑड इवन सिस्टम मिले, वो स्पाइरो कहलाता है। यानी कि स्पाइरो का सीधा सीधा मतलब है कि 2 रिंग्स, ठीक है, 2 रिंग्स एंड 1 कॉमन कार्बन, 1 कॉमन कार्बन, ठीक है, 2 रिंग्स और 1 कॉमन कार्बन। अब ये 2 रिंग और 1 कॉमन कार्बन कैसे, भाई जरा सोचो लॉजिकली। मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, ये रहा मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, और मेरे पास दूसरा साइक्लोब्यूटेन है। अब वो दोनों साइक्लोब्यूटेन एक कार्बन पर चिपके हुए हैं। मान के चलो कि ये वाला साइक्लोब्यूटेन जो है वो मेरा वर्टिकली है, और जो दूसरा वाला साइक्लोब्यूटेन जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब कॉमन कार्बन जो आपको देखना है, वो कॉमन कार्बन कहाँ है, ये रहा आपका कॉमन कार्बन, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, कॉमन कार्बन है, ठीक है। ये क्या है आपकी फर्स्ट रिंग, ये क्या है आपकी सेकेंड रिंग, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकेंड रिंग दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि एक रिंग आपकी वर्टिकल है तो दूसरी रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये सिस्टम तैयार होता है और इसे कहा जाता है कि ये स्पाइरो का सिस्टम है। अब इस सिस्टम की हमें IUPAC नेमिंग सीखनी है, ठीक है। इसकी IUPAC नेमिंग सीखने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ फॉर नेमिंग। अच्छा, नेमिंग से पहले आपको नंबरिंग सीखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे सीखेंगे जरा देख लें। फॉर नंबरिंग, अब जरूरी नहीं है कि जो दोनों रिंग्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों रिंग्स जो हैं 4 मेंबर की हों, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। भाई कोई एक लार्ज रिंग भी हो सकती है, कोई एक स्मॉल रिंग भी हो सकती है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ कार्बन की रिंग्स भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी रिंग्स भी हो सकती हैं। तो उस केस में आप कैसे नंबरिंग डिसाइड करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे देखते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो कॉमन कार्बन आप देख रहे हैं ना, इस कॉमन कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसे क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, या फिर ब्रिज कार्बन, इसे समझ लीजिए ये ब्रिज कार्बन है, ठीक है, इसे कहेंगे ब्रिज कार्बन।
ठीक है, ये वो कार्बन है जहां पर दोनों रिंग क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, इस कार्बन को कैसे दिखाया जा सकता है, ऑन दिस कार्बन both rings are diffused। ठीक है, both rings are diffused। अब हमें बात करनी है यहां पर नंबरिंग के लिए, तो नंबरिंग में हम बात करेंगे स्मॉल रिंग से। ठीक है, स्मॉल रिंग के फर्स्ट कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, फ्रॉम इट्स फर्स्ट कार्बन, फ्रॉम इट्स फर्स्ट कार्बन। ठीक है, और नंबरिंग खत्म कहां करनी है, लार्ज रिंग पर। ठीक है, ऑन इट्स लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन पर आपको नंबरिंग खत्म कर देनी है, ये बात याद रहे। ठीक है, छोटी रिंग के फर्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करते करते लार्ज रिंग पर आना है, लार्ज रिंग के लास्ट कार्बन पर आपको नंबरिंग खत्म कर देनी है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने स्टार्ट किया स्मॉल रिंग से, स्मॉल रिंग के फर्स्ट कार्बन पे आप चल पड़े, बीच में कहीं ना कहीं आपको ब्रिज हेड दिखाई दिया। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन को आपने टच किया और चल पड़े लार्ज रिंग पे। लार्ज रिंग के लास्ट कार्बन पर ले जाकर आपने खत्म कर दी नंबरिंग। ठीक है, ये कहानी, बस इतना याद रखना। ये हो गई नंबरिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेमिंग के लिए। नेमिंग कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो आपको यही दिखाना होगा यहाँ पे स्पाइरो है। अब इस बार साइक्लिक वाइक्लिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्पाइरो है तो आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, विथ इट्स पोजीशन, its position, quantity। ठीक है, with its position and quantity। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अरे यार कहाँ चला गया ये, जब पूरा ही मिट गया क्या वो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने पहले लिख लिया। ठीक है, विथ इट्स पोजीशन, क्वांटिटी एंड नेम। फिर वही कहानी आएगी कि हमें पेरेंट कार्बन चेन यानी कि पीसीसी के बारे में बात करनी है, यानी कि एल्क के बारे में बात करनी है। लेकिन उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि कंपाउंड जो है वो हमारा स्पाइरो है। पहले हम साइक्लो दिखाते थे, अब हम स्पाइरो दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्पाइरो के बाद यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कुछ मैथमेटिकल डिजिट्स दिखानी होंगी। स्पाइरो में आपको मैथमेटिकल डिजिट्स दिखानी होंगी। ये वो मैथमेटिकल डिजिट्स हैं। ठीक है, ये वो मैथमेटिकल डिजिट्स होंगी जो कि आपको अनकॉमन कार्बन्स बताएंगी। क्या है ये, अनकॉमन कार्बन एटम्स ऑन रिंग। ठीक है, अब ये जो अनकॉमन कार्बन एटम्स हैं जो रिंग पर प्रेजेंट होंगे, इन्हें हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे ही आपने ये बता दिया, अब आप बताएंगे कि कंपाउंड में एल्क की वैल्यू क्या है। फिर वही कहानी, एन, पीन या फिर आई प्लस
ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। इस तरह से आप स्पाइरो में नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है फॉर्मूले के लिए। अगर यहाँ पे मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो आपका स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, इन स्पाइरो इन IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग in Spiro system, it is irrespective of respective to FMS। ठीक है, वाइल नंबरिंग। ये एफएमएस के इर्रेस्पेक्टिवली काम करता है नंबरिंग के दौरान। कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड है लाइक दिस, साइक्लोब्यूटेन है ये, ठीक है, ये कनेक्टेड है किसी 3 मेंबर रिंग से, ओके, और यहाँ पर है COOH ग्रुप। तो अब आप कहोगे कि जहाँ पे COOH ग्रुप है सर वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्टिव लिख दिया है। स्पाइरो में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं स्मॉल रिंग के फर्स्ट कार्बन से। स्मॉल रिंग ये है 3 मेंबर वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के कार्बन पर आपको ब्रिज मिल चुका है, ठीक है। फोर्थ यहाँ जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ। कोई सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है? कोई सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है भाई। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। सीधा सीधा क्या लिखोगे सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए कि भाई तुम्हारे लिए मैं लिखना चाहता हूँ कि तुम हो स्पाइरो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे लिखना है अनकॉमन कार्बन कितने हैं भाई। तो अगर मैं छोटी रिंग पर देखूँ अनकॉमन कार्बन तो मुझे दिखाई दे रहा है पहला अनकॉमन कार्बन, दूसरा अनकॉमन कार्बन, ठीक है। 3 नंबर वाला कार्बन तो कॉमन है क्योंकि दोनों रिंग वहीं डिफ्यूज हुई हैं। अब लार्ज रिंग पर अनकॉमन कार्बन देखते हैं, 1 2 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा भाई? 2,3 2,3, ठीक है। तो 2,3 लिखते ही यहाँ का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। ये पार्ट खत्म। टोटल नंबर ऑफ एल्क कैसे निकालेंगे? 5 कार्बन है, पेंट लिखोगे, सैचुरेटेड है, इंट लिखोगे 1। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, ओइक एसिड नहीं लिखोगे। लो लिख दिया मैंने यहाँ पे IUPAC नेम। तो इस तरीके से आप स्पाइरो में IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज बाईसाइक्लो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई बाईसाइक्लो क्या होता है, ठीक है। बाईसाइक्लो में क्या होता है? 2 रिंग्स होती हैं, ठीक है, और 2 कॉमन कार्बन होते हैं, ठीक है। 2 रिंग्स होती हैं, 2 कॉमन कार्बन होते हैं। बाईसाइक्लो को सिंपलेस्ट वे में समझना है तो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये 2 रिंग है जो एक दूसरे पर डिफ्यूज हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन कार्बन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। दिस इज योर रिंग 1, ये आपकी पहली रिंग है, ठीक है। ये आपकी दूसरी रिंग है। ये दोनों रिंग जो हैं वो प्लेनर हैं, ठीक है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है यानी कि प्लेनर है, ठीक है। अब बात करते हैं ये दोनों कार्बन एटम्स की। तो भाई ये दोनों जो कार्बन एटम्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? कॉमन कार्बन्स, ठीक है। यही कॉमन कार्बन क्या कहलाते हैं? ब्रिज हेड कार्बन्स, ब्रिज हेड कार्बन।
ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा आपका, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या कहलाता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। जब दो रिंग्स आपस में डिफ्यूज होती हैं दो कॉमन कार्बन पर, ठीक है, पैरेलली या प्लेनरली, तो वो से हम कहेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। फॉर नंबरिंग, तो भाई इसमें क्या होता है कि लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ जाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम कॉमन कार्बन ऑफ लार्ज रिंग, ठीक है, टू दी स्मॉल रिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं भाई, कॉमन कार्बन लार्ज रिंग से होता हुआ जाएगा और स्मॉल रिंग पे आकर खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है। अब अगर नेमिंग की बात की जाए, अच्छा नंबरिंग के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर भी सीधा सीधा लिख देता हूँ, जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव होते हैं किसके FMS के, वाइल नंबरिंग सेम स्पाइरो की तरह, ठीक है, वाइल नंबरिंग। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं भाई, लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग पे ले जाना है, और लार्ज रिंग में भी कहाँ से, कॉमन कार्बन से स्टार्ट करना है नंबरिंग को, और स्मॉल रिंग पे ले जाके ख़त्म करना है। फिर अगर इसमें मैं नेमिंग की बात करता हूँ, फॉर नेमिंग, तो नेमिंग में भी सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई कंपाउंड जो है वो बाईसाइक्लो है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 मैथमेटिकल डिजिट्स आएंगी, ठीक है, 3 मैथमेटिकल डिजिट्स आएंगी। ये जो तीनों मैथमेटिकल डिजिट्स हैं ये क्या हैं आपकी, अनकॉमन कार्बन्स, on both the rings, and on bridge in decreasing order, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आएगा यहाँ पे एल्क प्लस एन इन या आइन प्लस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो ये वो फॉर्मेट है जब आप बाईसाइक्लिक कंपाउंड की IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जांपल पे प्रोसीड करेंगे फिर, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कॉमन नेमिंग फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहाँ पर हमें उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ साथ उनके कॉमन नेमिंग पर भी ध्यान देना है। तो हमारे पास 2 वैरायटीज़ हैं। हम सबसे पहले उन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जिसमें कार्बन भी आता है, फिर हम दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को सिखाऊंगा कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेमिंग किस टाइप से दी जाती है।
पहले आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि आपके पास ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन भी आता है। भाई मैं अगर लिस्ट आउट करने जाऊं तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन आता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर लिस्ट आउट करेंगे तो बताओ कौन, सल्फोनिक एसिड नहीं आता भाई इसमें कार्बन, एस्टर कार्बन आता है, एनहाइड्राइड कार्बन आता है। तो भाई दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं एनहाइड्राइड के बारे में, ठीक है, सॉरी ये फ्री वैलेंसी है यहाँ पे। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं भाई एस्टर के बारे में, तो जो एस्टर है इसमें भी कार्बन आता ही है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एसिल हैलाइड के बारे में, COX। फिफ्थ नंबर पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अमाइड के बारे में, CONH2, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। सेवंथ नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे साइनाइड के बारे में। मतलब ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है, दिख रहा है आपको भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन आ गया, एनाइट्राइड में कार्बन आ गया, एस्टर में कार्बन आ गया, एसिल हैलाइड में कार्बन आ गया, अमाइड में कार्बन आ गया, ठीक है, एल्डिहाइड में कार्बन आ गया और साइनाइड में भी कार्बन आ गया। फिर आइसोसाइनाइड भी आता है, आइसोसाइनाइड में भी कार्बन आएगा क्योंकि आइसोसाइनाइड में भी कार्बन है, ठीक है। अब थोड़ी आगे की कहानी मैं यहीं पे सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर मैं ना वेकेंट स्पेस छोड़ रहा हूं प्रीफिक्स वर्ड के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डैश 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 लगा देते हैं, ठीक है। भाई आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में प्रीफिक्स के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, लेकिन सफिक्स का मुझे पता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम हम सफिक्स वर्ड यूज करते थे ओइक एसिड, लेकिन यहां पर मैं ओइक एसिड में से ओ हटा दूंगा, एक एसिड रहेगा, एक एसिड, ठीक है। तो ये सफिक्स हो गया भैया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कौन से टाइप की नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए, कॉमन नेमिंग सिस्टम के लिए। चलिए आते हैं एनहाइड्राइड पे, तो भैया एनहाइड्राइड में हम लोग क्या लिखते थे, ओ एक एनहाइड्राइड, तो ओ हटा दो, एक एनहाइड्राइड रहेगा ये, ठीक है। फिर आते हैं भाई एस्टर के लिए, भाई एस्टर में क्या लिखते थे हम, O8, ओ हटा दो, सीधा सीधा क्या रहेगा 8, ठीक है, सीधा सीधा क्या रहेगा 8। फिर आता है हमारा एसिल हैलाइड, तो भाई एसिल हैलाइड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ओइल हैलाइड, ओ हटा दो, इल हैलाइड बचेगा। फिर आता है हमारा अमाइड, अमाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा अमाइड ही लिखा जाएगा, इसमें से कुछ नहीं हटाना, अमाइड ही लिखा रहने दो, ठीक है। फिर आता है भाई आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आप क्या लिखते थे, अल, लेकिन यहां लिखोगे आप पूरा का पूरा एल्डिहाइड, ठीक है, इस तरह से। फिर साइनाइड में आप क्या लिखते थे, जरा सोचो जरा, साइनाइड में आप क्या लिखते थे, कार्बोनाइट्राइल, ओ नाइट्राइल लिखो, कार्ब हटा दो, ठीक है। ठीक है, ओ नाइट्राइल हमने लिख दिया। आइसोसाइनाइड के लिए क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, कार्बो आइसोनाइट्राइल, हटा दो, आइसोनाइट्राइल लिखा रहने दो, ओ आइसो कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ओ आइसो कार्बोनाइट्राइल या फिर ओ आइसोनाइट्राइल, एक ही बात है, कुछ भी जो लिखना हो वो लिख लो आप। ओ आइसो कार्बोनाइट्राइल भी चलेगा, ओ आइसोनाइट्राइल भी चलेगा। अगर आप ओ आइसोनाइट्राइल भी लिखते हो तो भी कुछ गलत नहीं लिख रहे, क्योंकि आइसो से ही पता लग जाएगा कि वो साइनाइड ग्रुप रहा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो आइसो नाइट्राइल भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये रहा, ये एनाइड्राइड के लिए है, ठीक है, ये एस्टर के लिए है, ये एसिल हैलाइड के लिए है, ओके, ये हमारे अमाइड के लिए है, ये हमारे एल्डिहाइड के लिए है, ये हमारे
साइनाइड के लिए और ये हमारे आइसोसाइनाइड के लिए। अब यहाँ पर पता है आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो पूरा का पूरा एक सेगमेंट है ना, इस पूरे के पूरे एक सेगमेंट में मैं क्या नाम लिखने वाला हूं, यहां हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रीफिक्स लिखाएगा यहां पर। प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, अगर हमारे कंपाउंड में एक ही कार्बन प्रेजेंट हो तो हम उस कार्बन को के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं फॉर्म, और डैश 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 छोड़ दे रहा हूं, ये सफिक्स वाला एरिया है, मर्ज होगा वो एक तरीके से। अगर दो कार्बन होते हैं तो भैया हम क्या लिखते हैं यहां पे, एसिड। ठीक है, अगर तीन कार्बन होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपियोन। अगर चार कार्बन होते हैं तो हम लोग चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेर। ब्यूटेर हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है नॉर्मल, या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग एन डैश, है ना। दूसरा तरीका होता है आइसो वाला, आइसो ब्यूटेर, नॉर्मल ब्यूटेर या आइसो ब्यूटेर। ठीक है, और इसके साथ इसका ये सफिक्स वाला एरिया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, सफिक्स आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना इतना पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या आने वाला है आपके लिए, सफिक्स। ठीक है, यहाँ सफिक्स लिखेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि 5 कार्बन है आपके पास, ठीक है भाई, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, वेलर। वेलर की कितनी कैटेगरी होती है भाई, वेलर आपने लिखा नॉर्मल, ठीक है, वेलर आपने लिखा आइसो, वेलर आपने लिखा टर्शरी। ठीक है, नॉर्मल, आइसो, टर्शरी, और फिर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, नियो भी लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सेकेंडरी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वेलर जो है ये एरिया किस लिए छोड़ा है, सफिक्स लिखाएगा वहां पे। ठीक है, फिर ये आगे चल के मर्ज हो जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको समझने हैं, तो एग्जाम्पल्स कैसे समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और रह गया। अगर मान के चलो कि कार्बन 3 है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन 3 है और एक डबल बॉन्ड है, तो भाई आप क्या लिखेंगे। और अगर 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, अब क्या लिखोगे भाई। 3 के केस में लिखोगे भाई एक्रिल, और 4 के केस में लिखोगे क्रोटोन। ठीक है, यहां वही सफिक्स आएगा यहां पे। ठीक है, तो अब जरा कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। मान के चलो एक कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, कोई सा भी, ये है मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH। भाई एक कार्बन है, मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म। ठीक है, फिर एल्डिहाइड मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज माय एल्डिहाइड, क्या लिख दूंगा, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो भाई। ठीक है, अब 3 कार्बन है मेरे पास, तो 3 कार्बन के लिए भाई अपन ने क्या लिखा, प्रोपियोन। प्रोपियोन फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है यार तुमको, फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। भाई सीधा सीधा तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्रोपियोनिक एक एसिड, है ना, ऐसे ही लिखोगे। एक आधा और एग्जांपल देख लो।
2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एसिड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, क्या लिखेंगे? एक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो गया ये। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ मर्ज होगा ये। ठीक है, ये प्रीफिक्स यहाँ पे है, तो प्रीफिक्स कौन है? वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ये प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर? एल्क या फिर पीसीसी। ठीक है, सफिक्स क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी वही आएगा, सफिक्स। ठीक है, सफिक्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा? सफिक्स। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कॉमन नेमिंग फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करते हैं उन फंक्शनल ग्रुप की जिसमें कार्बन नहीं आता होगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स की जिसमें कार्बन नहीं आता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैसे वाले कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग सीखी थी। हमने उन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग सीखी जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो था वो कार्बन कंटेनिंग था। अब हम लोग विथआउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कॉमन नेमिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन नहीं आता है। हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 9th और 10th नंबर पर मैंने साइनाइड और आइसोसाइनाइड लिख के रखा है, स्पेशल कैटेगरी है, मैं बताऊंगा बाद में। अगर मैं आपको बताता हूं, पहले तो जरा इनकी फ्री वैलेंसी रिप्रेजेंटेड कर देता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल के लिए कॉमन नेमिंग रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे करूंगा? मान लो कि यहां कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन गया ROH, तो भैया इसका कॉमन नेमिंग कैसे लिखोगे आप? क्या लिखोगे भाई? सीधा लिखोगे एल्काइल अल्कोहल है ये। अब IUPAC के रूल्स थोड़ी लगाएंगे। एल्काइल अल्कोहल। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर एल्काइल जुड़ गया तो ये बन जाएगा RSH। RSH बनते ही ये क्या बन जाएगा? एल्काइल थायो अल्कोहल। ठीक है, फिर मान लीजिए कि ये जो कीटोन है इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए। ठीक है, अब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए। बेटा दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए तो 2 कंडीशंस हो जाएंगी। 2 कंडीशंस कैसे? अगर कंडीशन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो गए, सेम के केस में डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, डाई एल्काइल ईथर, और अगर डिफरेंट हो गए तो अल्फाबेटिकली एल्काइल एल्काइल ईथर। तो भाई मैं दोनों नाम लिख देता हूं, एल्काइल एल्काइल ईथर। भैया ये कब यूज करेंगे? जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, और एक और नाम कब यूज करेंगे? डाई एल्काइल ईथर ये कब यूज करेंगे? जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाएंगे तब। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाएंगे तब। फिर यहां पे बात करते हैं इसकी अमाइंस की, तो ये हो जाएगा RNH2। तो भैया RNH2, अब स्पेस नहीं है, जरा लॉजिकली बात कर लें, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं यार। ठीक है, ऐसा कर लेते भाई। अपन इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम अपन लिखेंगे एल्काइल अमाइन, है ना, एल्काइल अमाइन। इसके लिए क्या लिखेंगे? सोचो जरा, इसके लिए अपन ने क्या नाम लिखा? डाई एल्काइल अमाइन लिख सकते हैं भाई, अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप आ गए तो। ठीक है, या फिर हम अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो, यानी कि एल्काइल एल्काइल
अमाइन, एल्काइल एल्काइल अमाइन लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर मान लो कि तीनों सेम हो जाए या तीनों डिफरेंट हो जाए, तो भाई इसके लिए क्या लिखेंगे, भाई तीनों सेम के लिए ट्राई अल्काइल अमाइन मान लीजिए, ठीक है, तीनों सेम के लिए ट्राई अल्काइल अमाइन मान लीजिए। या फिर इसे आप अल्फाबेटिकल भी लिख सकते हैं, एल्काइल एल्काइल, समझ रहे हैं आप, एल्काइल एल्काइल अमाइन भी आप इसे लिख सकते हैं। एल्काइल 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 अमाइन, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, डाई एल्काइल एल्काइल अमाइन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एल्काइल डाई एल्काइल अमाइन, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर बात करते हैं भाई इसकी RX, तो भैया RX के लिए नाम कैसे लिख सकते हैं, एल्काइल एलाइड, फिर कीटोन के लिए आ जाओ भैया, इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई एल्काइल कीटोन, ठीक है। अगर जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो गए, नहीं तो फिर सेम नहीं हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे भाई, एल्काइल एल्काइल कीटोन, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। फिर यहां पर मान लीजिए कि आपका साइनाइड आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, एल्काइल साइनाइड, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड और साइनाइड है ना, इन्हें स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है, तो इन्हें हम लोग विथ और विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक चार्ट है, ठीक है, ये फिनिश हो गया है यहाँ पे, ठीक है।